तो चलिए युद्ध की बात करते हैं। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से ईरान लगातार भड़का हुआ है और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने रूस के साथ मिलकर के इजराइल को बर्बाद करने का एक खास प्लान तैयार कर लिया है। आखिरकार ये खास प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका बार बार हाथ में रूसी राइफल, जुबान पर इजराइल के खिलाफ यलगार। मज़े او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده، بیسته। और सामने खड़ी हजारों की भीड़। ये इजराइल को जवाब देने का खामेनेई का अपना स्टाइल, ये अपनी ताकत दिखाने का खामेनेई का अपना अंदाज। ये युद्ध के संदेश को दूर तक पहुंचाने का खामेनेई का अपना तरीका है। दुनिया ने खामेनेई की गरज सुनी। अपनी बात को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए भी खामेनेई ने इमाम खुमैनी मस्जिद का चुनाव किया, जिसकी 1979 की इस्लामिक क्रांति में अहम भूमिका थी। खामेनेई ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, उससे ये साफ हो गया कि पश्चिम एशिया में भड़की ये चिंगारी शोला बन चुकी है, जो कब ठंडी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। इसी मस्जिद से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका के साथ ही इजराइल की खुफिया एजेंसियों की टेंशन भी टाइट की हुई है। CIA और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों के तनाव की वजह है खामेनेई के हाथ में वो राइफल जो मेड इन रशिया है, और इस राइफल का नाम है ड्रैगुनोव। ये एक स्नाइपर राइफल है जो 1 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाती है। अब सवाल है कि खामेनेई के हाथ में पुतिन की राइफल क्यों? भले ही इजराइल ने नसरल्लाह के दामाद, नसरल्लाह के भाई इस्माइल हानिया, फुआद शुक्र को मारकर अपनी लड़ाकू ताकत साबित कर दी हो, लेकिन इस बार इजराइल का पाला सीधे ईरान से पड़ा है। ईरान ने इस बार इजराइल पर पलटवार करने का नया वॉर प्लान तैयार किया है। ईरान की मिसाइलों को देखकर साफ लगता है कि इस वॉर प्लान ने इजराइल और अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली मीडिया में कुछ दिन पहले दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं और पुतिन ने ईरान को जंग करने के लिए परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें भेज दी हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रूस ने ट्रांसपोर्ट विमानों से दर्जनों परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तेहरान पहुंचा दी हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर तेहरान ने इनमें से एक भी मिसाइल से इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का विनाश कोई नहीं रोक सकता। इन सब के बीच आखिर खामेनेई के हाथ में रूसी राइफल ही क्यों थी, इसे समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें देखनी चाहिए। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु जब तेहरान में ईरान की IRGC फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मिल रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि रूस ने इजराइल ईरान युद्ध में कितना बड़ा खेल कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-76 ने रूस से उड़ान भरी और इसी जहाज ने ईरान के गुप्त ठिकानों पर रूसी मिसाइलें इस्कंदर को पहुंचा दिया। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास की भी मदद दे दी है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजराइल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है। ऐसा पुतिन ने यूक्रेन में सैकड़ों बार किया है और ये मुमकिन हुआ रूस के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास से।
अब ऐसी क्षमता मिलने से ईरान भी इन मिसाइलों से इजराइल के ठिकानों पर सटीक हमला कर पाएगा। את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. तो उधर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के बयान को लेकर के पीएम नेतन्याहू ने पलटवार कर दिया है। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान के शर्मनाक इसे बताया और साथ ही कहा कि इजराइल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। आगे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ यह कहा कि लड़ाई जीतने तक इजराइल अकेला ही लड़ता रहेगा। रिपोर्ट देखिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन फिलहाल एटमी साइट पर अटैक से अलग तरीके आजमाने का प्लान बना रहे हैं। उधर इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के जड़ तक नहीं पहुंच सका है, जबकि इजराइल के दुश्मन इराक में भी सर उठाने लगे हैं। लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर इराक से उड़े ड्रोन ने जोरदार हमला किया है। इराक से उड़े ड्रोन हमले में 2 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं। गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के ये सैनिक 3 अक्टूबर को इराक से आए ड्रोन हमले में मारे गए थे। शुक्रवार को यह पुष्टि हुई कि दोनों की मौत मिलिशिया फाइटर्स के ड्रोन से हुई है। इस तस्दीक के बाद नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर भयानक हमला शुरू किया है। उत्तरी लेबनान के बेदावी कैंप पर ड्रोन हमले में हमास का एक कमांडर भी मारा गया है। बेरूत पर इजराइल की बमबारी जारी है। काले धुएं के गुबार बेरूत के आसमान को ढके हुए हैं। बारूद की मार क्या होती है, ये बेरूत की बर्बाद बस्तियां बता रही हैं। जलती इमारतें, काला धुआं, धुएं के गुबार को चीरकर उड़ते विमान, लेबनान का यही दृश्य है। मिसाइल धमाके हैं, बमों की बौछार है। इस वॉर जोन के बेहद करीब जो त्रासदी दिखती है वो कलेजा कपाने वाली है। मगर इस युद्ध का अब कोई और छोर नहीं है। हर गुजरते दिन इसका विस्तार तय है। हर गुजरते दिन नए मुल्क में हाहाकार भी तय है। इजराइल के तूफानी हमले से लेबनान में भगदड़ शुरू हो गई है। लेबनान से जान बचाकर दूसरे मुल्क भागने वालों की गिनती लाखों में पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजराइल के ताजा हमले के बाद लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग सीरिया चले गए हैं। सीरियाई रेड क्रिसेंट और उनकी एजेंसी बॉर्डर पर घुसपैठ कर आए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोहराम मचा है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल पर पलटवार का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक युद्ध में आईडीएफ भारी पड़ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एंटी आर्मर मिसाइल से इजराइल के मरकबा टैंक को तहस नहस कर डाला है। हिजबुल्लाह ने 7 फ्रंट पर जोरदार हमले कर ग्राउंड बैटल में नेतन्याहू आर्मी को पीटने की हुंकार भरी है, जबकि इजराइल आर्मी लेबनान में 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह हाइफा में आईडीएफ के रमत डेविड सैन्य बेस को फादी 1 रॉकेट से दहला रहे हैं। वॉर जोन में जोरदार टक्कर दे रहे हिजबुल्लाह फाइटर कितने दिन तक जंग का जज्बा कायम रख पाएंगे ये कहना मुश्किल है। इसकी वजह लड़ाका ग्रुप की लीडरशिप है, जिसका टोटल सफाया इजराइल कर चुका है। हसन नसरल्लाह और हाशिम सफादीन की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ कौन होगा, इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ। जिनके नाम रेस में हैं, उनमें सबसे आगे नईम कासिम बताए जा रहे हैं। नईम कासिम लेबनान के अमल आंदोलन के लीडर रहे हैं। फिलहाल नईम कासिम हिजबुल्लाह के उप महासचिव हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग के सभी कमांडरों बंकर और सुरंग में डेरा जमाए हैं। इन सीक्रेट लोकेशन पर भी इजरायली जंगी जेट से बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के टनल ट्रैप को तहस नहस कर इजराइल हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क तबाह करने के मिशन में जुटा है। आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के उन रूरल इलाकों पर है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। We are focusing in the area of those villages, an area next to a border, and we will do in this area what is necessary to dismantle and demolish Hezbollah's infrastructure that were ready for years to do a 7th of October style, conquer the Galilee plan. Any other sovereign country will do the same.
हिजबुल्लाह और हमास का इलाज इजराइल ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन 7 अक्टूबर को तेहरान पर अटैक का पहला ट्रिगर दब सकता है। 1 साल पहले जिस तारीख को इजराइल में खूनी कोहराम हुआ, 1 साल बाद आई उसी तारीख पर इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहला कर ले आ सकता है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2024 ईरान इजराइल युद्ध का ट्रिगर दब सकता है। ये दावा जर्मनी की उस एजेंसी BFV के हवाले से किया गया है, जिसे अमेरिका की FBI की तरह माना जाता है। BFV के चीफ थॉमस होल्डेनवांग का मानना है कि खाड़ी में शुरू होने जा रहे इस टकराव की आंच जर्मनी तक भी पहुंचेगी। 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया। उसी रोज हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, जिन्हें छुड़ाने के लिए और हमास की धरती को मिटाने के लिए इजराइल ने युद्ध छेड़ा। एक बार फिर वही तारीख आ गई है। इजराइल इसी तारीख से इस पूरे घमासान के मास्टरमाइंड से हिसाब चुकाने का प्लान बना रहा है। जाहिर है तेहरान और तेल अवीव में जब बारूद बरसना शुरू होगा तो यह युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि नेतन्याहू की सेना ने ईरान में अपने टारगेट सेट कर दिए हैं। इजराइल के टारगेट पर इस वक्त ऑयल रिफाइनरी, गैस प्लांट, मिसाइल बेस, राष्ट्रपति कॉम्प्लेक्स, खामनेई का घर, कमांड सेंटर, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी हैं जो इस वक्त निशाने पर है। यह रिपोर्ट देखिए। अड़तालीस घंटे में होगा इजराइल का ईरान पर अटैक। इजराइल ने अपना टारगेट फिक्स किया। इजराइल जंग से पश्चिम एशिया में भड़केगी जंग। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने लेबनान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। इजराइल ने लेबनान और उसकी राजधानी बेरूत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हमले के बाद बेरूत से निकलता धुआं पश्चिम एशिया के तमाम देशों में दिखना शुरू हो चुका है। नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल अपनी जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है। दक्षिणी लेबनान के बाद इजराइल ने उत्तरी लेबनान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल फिलहाल 2 मोर्चों पर सीधी जंग लड़ रहा है। एक तरफ वो गाजा पर हवाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में उसका ग्राउंड ऑपरेशन धीरे धीरे अब लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमलों की चर्चा हो रही है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ईरान के लॉन्च पैड से सैकड़ों मिसाइलें अपने टारगेट पर जाती दिखाई दी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल ईरान पर कब तक पलटवार करेगा, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन तैयार कर लिया है। बस सही वक्त और जगह चुनना बाकी है। The axis of terror stands together, but countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support.
but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल का लेबनान के दक्षिण में भी ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और ईरान इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला कर चुका है, जबकि इजराइल यमन में हूथी विद्रोहियों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा को लगभग तबाह कर दिया है। लेबनान से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया। यमन में हूथी विद्रोहियों पर इजराइल बमबारी कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ने वाला है? मंगलवार को इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद से आशंका अब दोगुनी हो चुकी है। अगर ईरान फिर से इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश भी इस जंग में सीधी एंट्री ले सकते हैं। क्या है इजराइल का ईरान के खिलाफ प्लान? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का इजराइल का मंसूबा इस जंग की वजह बन सकता है। ऐसे अमेरिका भी साफ कर चुका है कि अगर इजराइल पर ईरान की तरफ से अब हमला हुआ तो जंग में सीधी एंट्री वो खुद कर सकता है। हालांकि ईरान के हमलों के बाद वो पहले ही इजराइल को अपनी ओर से मदद भेज चुका है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. सबसे बड़ा सवाल है कि इजराइल क्या अब वाकई ईरान को निशाना बनाना चाहता है और उसे जंग में सीधे सीधे घसीटना चाहता है, या फिर सिर्फ वो युद्ध के हालात से पैदा हुई परिस्थिति का फायदा उठाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता है। लेकिन जो हालात फिलहाल पश्चिम एशिया में बने हुए हैं उसने दुनिया को बारूद पर खड़ा कर दिया है, जिसके फटने का खतरा हमेशा हर पल बना हुआ है। बात करेंगे खजाने की, जिसकी चर्चा है। एमपी के बुरहानपुर में इन दिनों खजाने की चर्चाएं हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर रोड की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के सिक्के मिले हैं। आखिरकार क्या है इस खजाने का राज? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मिला खजाना, सोने के सिक्कों का भंडार, रोड की खुदाई, गांव धनवान, मिली सोने की खदान। सोना कितना सोना है? बुरहानपुर में आजकल हर कोई यही पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर खजाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोने के सिक्के देख लोग हैरान हैं और ये सोना खजाने की खोज करने वाले किसी शख्स को नहीं मिला, रोड की खुदाई के दौरान मिला। सोशल मीडिया में मुगल कालीन सिक्के मिलने के बाद वायरल वीडियो से सनसनी मची है। दावा किया जा रहा है कि असीरगढ़ गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिले। इलाके में नेशनल हाईवे के लिए खुदाई का काम चल रहा है और इसी खुदाई के दौरान खेत से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप एक सिक्का देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मुगल कालीन सोने का सिक्का है और वो खेत भी देख लीजिए जहां से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। तो जैसा कि दावा है, क्या खेत में सोने के सिक्कों का खजाना मिला? हालांकि जानकारों की इस पर राय अलग है। इतिहासकारों का कहना है कि यहां सोने के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन ये फ्रॉड भी हो सकता है। कई बार लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं और फिर लोगों को नकली सिक्के बेचकर ठगी कर लेते हैं। इस असीरगढ़ के गांव जो है तो बहुत डेवलप थे और ये बड़ी बस्ती थी, तो सिक्कों का वहां मिलना कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन जो सिक्के मिले हैं वो अभी तक देखने में नहीं आए
और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके के रूमर्स उड़ाते हैं कि सिक्के मिल रहे हैं और ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय ये दे दे कि हाँ यहाँ सिक्के मिल सकते हैं। वास्तव में वो सिक्के होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है तो ये देखने में आया, हमारे शहर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है कि पहले अफवाह उड़ा दी। तो चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के